Assalamu alaikum. You are watching Vibe Sports Media. I am Shanal Hussain with the hope that wherever you are, you all are fine and shine. ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का पहला टेस्ट मैच फाइनली खत्म हुआ, जिसमें 242 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया। इस टेस्ट मैच की कोई अहमियत नहीं थी, अल्दो कि ये WTC का हिस्सा है, बट ऑब्वियसली क्वालिफाई कर चुका है ऑस्ट्रेलिया भी और साउथ अफ्रीका भी, तो इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था, चाहे ऑस्ट्रेलिया हारता या जीतता। हाँ, अगर सिडनी वाला टेस्ट मैच अगर ऑस्ट्रेलिया हारता तो ये सीरीज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती ऑस्ट्रेलिया के लिए। बट सिडनी वाला टेस्ट जो था वो अगेंस्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो जीत लिया, तो ये सीरीज इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। बाकी ऑब्वियसली नथन लायन और स्पिनर्स ने दोनों इनिंग्स में श्रीलंका की 17 विकेट्स लिए। फास्ट बॉलर को सिर्फ 3 विकेट्स। फास्ट बॉलर ऑब्वियसली उनके पास स्पेशलिस्ट एक ही था, मिचेल स्टार्क। तो अब मिचेल स्टार्क तो खैर मिचेल स्टार्क है, वो किसी भी कंडीशन में जाता है तो वो परफॉर्म करता है। 2 वर्ल्ड कप जीत चुका है, एक T20 का वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो मिचेल स्टार्क इज मिचेल स्टार्क। बाकी अब मैच ऑफिशियल्स भी आज PCB ने फाइनली अनाउंस कर दिए हैं फॉर द ट्राई नेशन सीरीज, जो पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में ट्राई नेशन सीरीज होनी है, जो कि 8 फरवरी से। उसके लिए मैच ऑफिशियल्स, कीपिंग इन माइंड ये मैच ऑफिशियल्स हैं, ये कमेंटेटर्स नहीं हैं। इनमें जो लिस्ट आई है मैच ऑफिशियल्स की, उसमें एहसन रजा है, आरिफ याकूब है, फैसल खान आफरीदी है, और अपना राशिद रियाज है, माइकल गॉफ है, और रिचर्ड एलिंगवर्थ है। और दूसरा जो मैच रेफरी होगा वो डेविड बून, ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेटर डेविड बून होंगे। ये ऑफिशियली ICC ने इनको अपॉइंट किया है, और ये ट्राई सीरीज में अपनी खिदमात अंजाम देंगे, जो 8 फरवरी से 12 फरवरी तक जो है पाकिस्तान में होगी, लाहौर और कराची में। बाकी ऑब्वियसली कल स्कोर तो अनाउंस हुआ है, उस पर बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं कि इसको होना चाहिए था, इसको नहीं होना चाहिए था। फ़हीम अशरफ पे सबको ही मतलब है कि उसको नहीं होना चाहिए था। बट द थिंग इज कि अब सिलेक्ट हो चुका है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन 15 में से किसी ना किसी एक का पता कटेगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि इनको ट्राई सीरीज में फेंटा पड़ेगा तो इनको लग पता जाएगा कि स्पिनर्स इनको चाहिए। जो मैंने कल ही बात की कि स्पिनर्स इनके पास सिर्फ एक ही है स्पेशलिस्ट, इनके पास सारे पार्ट टाइमर है। पार्ट टाइमर पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। 10 ओवर्स बड़े होते हैं, उनमें गेम आपकी चेंज हो जाएगी अगर वो किसी भी ऐसे बैटर के अगेंस्ट। देखें, आपका इंडिया जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ गया है। 3 स्पिनर्स न्यूजीलैंड के पास है, सेंटनर भी है, ब्रेसवेल भी है, एक और भी है। तो स्पिनर ग्लेन फिलिप्स भी उनका ऑफ स्पिन करता है, तो उनके पास ऑप्शंस प्रॉपर हैं। हमारे पास सारे जो है ना वो प्रॉपर ऑप्शंस नहीं है, एक्सेप्ट अबरार अहमद। अबरार के पास भी कोई इतना ज्यादा तजुर्बा नहीं है जो हम एक्सपेक्टेशन उससे लगाएं कि ये एक बड़े इवेंट में हमें परफॉर्म करके देगा। अल्दो के वो खेलता हुआ आ रहा है, बट ICC का ये पहला इवेंट होगा अबरार अहमद के लिए। तो देखते हैं कि 11 तारीख तक को टाइम है, आप चेंज कर सकते हैं स्कोर्ट्स में। आप विदाउट एनी इंफॉर्मेशन कि आप किसी भी मतलब ICC की टेक्निकल कमेटी के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपको चेंजेस करनी हो तो 11 तारीख तक, आफ्टर 11 फेब आपको परमिशन चाहिए होगी टेक्निकल कमेटी की, जो ICC की होगी। तो अब देखते हैं कि मुझे लगता है कि एक चेंज कोई ना कोई होगा। तो अब वो उस्मान खान जाता है या तैयब ताहिर जाता है, फ़हीम अशरफ तो नहीं जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ये गट फीलिंग है फ़हीम अशरफ नहीं जाएगा। बाकी ऑब्वियसली बातें हो रही है कि बाबर को ओपनर बनाएं या किसको ओपन कराएं, बट थिंग इसके बाबर ने 2 दफा इनिंग का आगाज किया है ODI में, जिसमें उसकी एवरेज जो है सिर्फ 13 की है 2 इनिंग्स में। उसका जो सैंपल साइज बड़ा है ना वो 3 नंबर पे है, जिसपे उसने 105 इनिंग खेली है, उस पे 60 का एवरेज है उसका, और 5000 से ज्यादा उसके रन हैं। तो मेरा तो यही होगा कि बाबर आजम की के जगह पे अगर आप ओपनिंग करवाते हैं किसी और को फखर के साथ, तो वो रिजवान सुटेबल कैंडिडेट है फॉर द ओपनिंग पोजीशन। उसमें क्या होगा कि आपका जो मिडिल ऑर्डर होगा उसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। आप देखें, आपके इंडिया के पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, उसके पास अपना न्यूजीलैंड के पास भी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं।
तो आपके पास मिडिल में लेफ्टी बैटर आपके पास होना चाहिए। अगर आपका रिजवान ऊपर जाता है ओपनिंग करने के लिए तो आपका चौथे नंबर पे उसके सऊद शकील आ जाएगा, जो कि स्पिनर्स को अच्छा भी खेलता है। अब देखते हैं कि टीम का कंपोजिशन वो कैसे बनाते हैं, कॉम्बिनेशन वो कैसे बनता है। क्योंकि प्लेइंग 11 में अगर आप देखें, इन्होंने खैर फहीम अशरफ को तो स्क्वाड में उठाया है, बट उसकी जगह बन नहीं रही है प्लेइंग 11 में। क्योंकि अगर आप रिजवान से चलो ओपनिंग करवाते हैं, रिजवान हो गए या फखर हो गए, ये दो आपके ओपनर हो गए, वन डाउन पे आपका बाबर आ गया, चार पे सऊद शकील है, फिर पांच पे आपका कामरान गुलाम है, छह पे सलमान अली आगा है, सात पे खुशदिल शाह आपके पास आ जाता है, जो कि आपको फिनिशिंग की टच देगा। अब वो फिनिश पाकिस्तान को करता है या पाकिस्तान के लिए मैचेस के करता है, तो ये देखने वाली बात होगी। पर फिर आपके पास चार ऑप्शन जो होंगे वो तीन फास्ट बॉलर और एक आपके पास ऑब्वियसली अबरार का ऑप्शन है, एक ही स्पिनर आपने उठाया तो वो ही होगा कमोपेश। बट अब देखते हैं तो इनकी प्लेइंग 11 कैसे बनती है। उस्मान खान का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि वो किस कोटा पे खेल रहे हैं। तो प्लेइंग 11 जैसे आएगी, क्योंकि ट्राई सीरीज में पता चल जाएगा कि ये किस प्लान के साथ जाते हैं। कुछ बातें ये भी चल रही है कि साउथ शकील से ओपनिंग कराएं। भाई साउथ शकील से आप क्यों करें? साउथ शकील को आप मिडिल ऑर्डर में चार पे रखें, साउथ शकील की क्या जरूरत है आपको ऊपर? आप रिजवान जाए ना ऊपर, रिजवान खुद ओपन करे ना। बाबर को भी नहीं करनी चाहिए। आपका मिडिल ऑर्डर आप इतना, क्योंकि ये बड़ा फॉर्मेट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर जो है ना वो आपके पास मजबूत होना चाहिए, रादर देन के आप टॉप ऑर्डर में आपका रिजवान एक्सपीरियंस वाला खिलाड़ी है, T20 में ओपनिंग करता है। फखर आपका प्रॉपर आपके पास ओपनर आ गया, तो वो भी आपके पास तजर्बे वाला ओपनर है। तो आप इन दोनों के साथ जाएं। फिर वन डाउन आपके पास ऑब्वियसली तीन चार पे आपका एक्सपीरियंस आपके बाबर हैं, फिर सऊद है, फिर कामरान गुलाम और आगा सलमान हो जाएंगे। तो ये आपका जो मिडिल ऑर्डर होगा ना, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर होगा। उस तरह का मैं नहीं बोल सकता कि बस सारी टीमों से ऊपर होगा, बट फिर भी बेहतर बनेगा अगर आप रिजवान को अगर आप ऊपर प्रमोट करते हैं। बाकी ऑब्वियसली कुछ तो डिबेट ये भी चल रही है कि इमाम को होना चाहिए था। अब इमाम साहब का आज ऑब्वियसली ट्वीट भी आया कि मतलब जर्नी मेरी जो है वो अभी खत्म नहीं है। तो ऑब्वियसली जर्नी किसी की खत्म नहीं है, बट द थिंग इज कि आपको देखना चाहिए। आप इस तरह के ट्वीट्स, आप देखिए आमिर जमाल का भी कल ट्वीट आया है, सॉरी इंस्टाग्राम की स्टोरी थी, जो बाद में उसने डिलीट कर दी। इस तरह का आप जो एटीट्यूड रखते हैं ना कोई भी प्लेयर, तो वो कामयाब नहीं होता है। आपका बड़ा एग्जाम्पल, आप प्राइम एग्जाम्पल आप फवाद आलम का देखें, आप प्राइम एग्जाम्पल आप सरफराज अहमद को देखें। वो टीम से बाहर हुए, उन्होंने वो डोमेस्टिक में गए, वो परफॉर्म उन्होंने किया, फिर वो टीम में भी आए। अब ये जुम्मा जुम्मा 8 दिन इन लड़कों को हुआ है टीम में, 50 मैचेस भी नहीं खेले हैं आमिर जमाल ने, और आमिर जमाल का एटीट्यूड देखें। इस तरह का एटीट्यूड जो है ना वो आपको कभी भी ऊपर नहीं लेके जाएगा। इमाम, चले इमाम पे बात होती है कि भाई उसने चैंपियंस कप में जो है उसने परफॉर्मेंस दी, बट द थिंग इज कि दो वर्ल्ड कप 19 और 23 इमाम उल हक ने खेले हैं, सिर्फ 33 का एवरेज है दोनों मिला के। आईसीसी के इवेंट्स में कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है इमाम उल हक की, जो इमाम ऐसे इस तरह के ट्वीट्स कर रहा है। ठीक है उसने चैंपियंस कप में परफॉर्म किया है, बट द थिंग इज कि अगर आप प्लेन्स में नहीं हो शामिल तो इट मीन्स नहीं हो। आपको डोमेस्टिक में जाएं, आप एक डेढ़ साल आप और मजीद अपना स्पेंड करें, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करें, आप अपनी चीज़ों को जो आपने गलतियां की है उसको रेक्टिफाई करें। आप बजाय उसको रेक्टिफाई करने के आप जो है वो ट्वीट्स कर रहे हैं इस तरह की। अगर आप देखें जैसे फखर जमान ने ट्वीट किया था बाबर के लिए, तो ऑब्वियसली पीसीबी ने फिर उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया। तो इस तरह के आप इन चीज़ों से आप अवॉइड करें और परफॉर्म जाके करें, डोमेस्टिक में दे ना पाए। क्योंकि साइम आपका फिट हो जाएगा तो देन आप किसको फिर आप खिलाएंगे, किसको आप ड्रॉप करेंगे? अगर आपका रिजवान फखर दोनों ऊपर से अगर, या बाबर को भी अगर आप, बाबर को ये सचिन तेंदुलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सचिन तेंदुलकर ने ओपनिंग की थी ना, तो तभी हम उससे ओपन करें। भाई सचिन तेंदुलकर कुछ और था, ये कुछ और है। और जब सचिन ने ओपनिंग की थी तो सचिन की एज क्या थी और इसकी एज क्या है, तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। बाकी ऑब्वियसली आज जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ सिंध प्रोविंस मोहम्मद बख्श खान महर ने, उनका एक बयान सामने आया कि उन्होंने बोला कि अगर सिंध के लड़कों से अगर नाजायजी होगी और मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी तो हम सिंध का अलग बोर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ठीक है आवाज उठाएं आप, अच्छी बात है, बट द थिंग इज के
व्हाट हैव यू डन फॉर द सिंध टिल नाउ? आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कितने ग्राउंड्स हैं सिंध में, कितने ग्राउंड्स हैं आपके? हैदराबाद में कितने हैं आपके? सखर में कितने हैं? दादू में कितने हैं? मोरो में कितने हैं? लाड़काना में कितने हैं? नवाबशाह में कितने ग्राउंड्स हैं? मीरपुर खास में कितने ग्राउंड्स हैं क्रिकेट के? जो आप हैदराबाद की, चलो न्याज स्टेडियम की मैं बात करता हूँ, न्याज स्टेडियम का आपने हाल देखा है? क्या है हाल न्याज स्टेडियम का? तो आप अलग बोर्ड बनाने की आप कोशिश जो कर रहे हैं या बातें आप कर रहे हैं, सो कॉल्ड जो सेल्फ प्रोक्लेमिंग आप कर रहे हैं कि मैं हम अलग बोर्ड बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? पहले आप सिंध को तो बनाएं। सिंध में आप वो फैसिलिटीज ही नहीं दे रहे हैं स्पोर्ट्स की। वो जितनी बजट आती है तो वो स्पेंड नहीं होती है, उसमें भी करप्शन हो जाती है, तो आप अलग बोर्ड बनाएंगे यार? ये क्या हलवा है या मजाक है, क्या है जो आपने बोल दिया? कौन सी सिंधी प्लेयर के साथ नाजायजी हुई है, मुझे बताएं। आप शाहनवाज दानी की बात करते हैं, शाहनवाज दानी की क्या परफॉर्मेंस है? उसका एटीट्यूड तो यार आप देखें शाहनवाज दानी का, बच्चों वाली हरकतें करता है शाहनवाज दानी। तो मतलब कोई इतना सीरियस एटीट्यूड नहीं है कि बंदा यार मैं इंटरनेशनल पाकिस्तान को मैं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुका हूं, तो मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाऊं। वो ही बच्चों वाली हरकतें टिकटॉक पे बैठ के वीडियो बनाएगा। आपको बड़ा स्टार बनना है तो इन हरकतों से आपको अवॉइड करना होगा। बाकी ठीक है, मैं सपोर्ट करता हूँ मोहम्मद बख्श खान महर को कि उन्होंने आवाज़ उठाई है सिंध के नौजवानों के लिए, बट द थिंग इज कि आप फैसिलिटीज भी तो देना। न्याज स्टेडियम देखें, न्याज स्टेडियम कितने सालों से ऐसे ही पड़ा है। कोई आप उसको रिनोवेट नहीं करवा रहे हैं, या पीसीबी के साथ आप कांटेक्ट करें कि भाई इधर आप मैचेस करवाएं। किस तरह से मैचेस होंगे? आप ग्राउंड की हालत तो देखें, ग्राउंड उस कंडीशन में ही नहीं है वहां पे। इंटरनेशनल तो छोड़ें, आप डोमेस्टिक का मैच भी नहीं हो सकता। ड्रेसिंग रूम की आप हालत हालत तो देखें। अब बातें आपने कर ली कि हम सिंध का अलग बोर्ड बनाएंगे, कि ग्राउंड्स पहले अच्छे बना रहे फिर सिंध का बोर्ड हम साथ मिलके बनाएंगे, ठीक है ना? बाकी ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट जो आज ऑब्वियसली इन्होंने पीसीबी ने अनाउंस कर दी है फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। और नवीद अकरम जीमा जो है टीम मैनेजर हैं, हिना मुनव्वर टीम ऑपरेशनल मैनेजर, ये पंजाब पुलिस से हैं। और आकिब जावेद इंटरम हेड कोच हैं। ऑब्वियसली आपके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपका नया हेड कोच आएगा, आकिब जावेद जो है वो फिर एनसीए में चले जाएंगे, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। अजहर महमूद जो है वो असिस्टेंट कोच हैं। शाहिद असलम ये पहले मिकी आर्थर के दौर में ये असिस्टेंट कोच थे, और फिर इसको ऑब्वियसली बीच में फिर इसको एनसीए में रखा गया। ये थ्रो डाउन कराते हैं, थ्रो डाउन। वैसे बैटिंग कोच ऐसे ही इन्होंने नाम आगे दे दिया है, बट बैटिंग कोच कोई भी नहीं है वैसे समझे पाकिस्तान का। मोहम्मद मसरूर है फील्डिंग कोच। मोहम्मद मसरूर को आप रख देते ना बैटिंग कोच तो फिर भी अच्छा होता। और अब्दुल रहमान है स्पिन बॉलिंग कोच। क्लिफ डेकन फिजियो है। रेक्स सैमन है स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग कोच। तला बट एनालिस्ट। इर्तजा कुमैल सिक्योरिटी मैनेजर। डॉक्टर वाजिद अली रफ़ाई टीम डॉक्टर। सैयद नईम अहमद मीडिया एंड डिजिटल मैनेजर। और बाकी वासिल मुस्लिम वो जो है अपना है जो मसाज देते हैं वो है। तो यही है अब टीम मैनेजमेंट। बाकी इसमें कोई ऐसा आपके पास बैटिंग कोच नहीं है, और पाकिस्तान जो है वो लैग कर रहा है बैटिंग से। अब बैटिंग कोच ही आपकी उसमें कोचिंग स्टाफ में नहीं होगा प्रॉपर प्रॉपर जो बैटिंग कोच होता है, इस तरह के चले हुए कारतूस नहीं कि किसी को भी आपने रख के बैटिंग कोच आपने बना लिया। बैटिंग कोच प्रॉपर नहीं है। इस बात पे मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए। वो ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, स्टेडियम्स का सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि आपको प्रॉपर कोचिंग स्टाफ चाहिए। अब ऑब्वियसली आपको न्यू हेड कोच होगा आपके चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, डिस्पाइट आप जीतते हैं या हारते हैं, आकिब जावेद जाएगा। तो मेरा ये मशवरा होगा कि आप यूनिस खान को लाएं। यूनिस खान के आने से ये होगा कि अगर आप दूसरा कोई डोमेस्टिक का एक हल्का सा आप बैटिंग कोच रखते हैं ना, तो क्योंकि आपके साथ यूनिस खान होगा ना, तो वो भी बैटिंग वाले डिपार्टमेंट को देखता रहेगा। बट अभी ऑब्वियसली जैसे फास्ट बॉलिंग कोच अभी नहीं है क्योंकि आकिब जावेद ऑलरेडी है, अजहर महमूद है। तो इसी तरह से अगर यूनिस खान आ जाएगा तो यूनिस खान के आने से ये फर्क पड़ जाएगा कि आपको स्पेशलिस्ट अगर कोई आपके बैटिंग कोच जो है ना वो आपको अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ऑब्वियसली कल मैच होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, T20 का लास्ट मैच होगा। सीरीज तो ऑब्वियसली जीत गया है इंडिया। तो देखते हैं फिर वो उस पर क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। बाकी अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।